हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 24 मार्च। द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं। पहला जो आर्टिकल होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, मेघालय से रिलेटेड है। वहाँ पर रेलवे नेटवर्क बनाना था, बट जो वहाँ के लोकल ट्राइबल ग्रुप्स है उन लोगों ने अपोज किया है। क्या रीज़न है, और तीन जो मेजर ट्राइबल ग्रुप्स है उनके बारे में हम लोग समझेंगे। दूसरा आर्टिकल है, हाल ही में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ जाती है, वो बोलती है कि देखो, जो वोट दिए गए और ईवीएम में जो वोट काउंट किए गए उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिला है। मतलब जितने लोग वोट देने पहुंचे और ईवीएम पे जो नंबर शो कर रहा है उसमें एक बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। कई स्टेट में 100 का डिफरेंस था और मैक्सिमम 35,000 तक का ये डिफरेंस देखने के लिए मिला है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसके खिलाफ मतलब अपना क्या बात रखा है कि ये जो डिफरेंसेस है वो क्यों देखने के लिए मिल रहा है, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा है, टर्की में लार्ज अमाउंट में प्रोटेस्ट हो रहा है आज की डेट में। क्या रीज़न है उसके पीछे, और वहाँ का जो आज की डेट पे इन्फ्लेशन है इतना ज़्यादा हाई है, उसके पीछे के रीज़न को हम लोग समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि मेघालय का कैपिटल शिलोंग एक लौता ऐसा कैपिटल है किसी स्टेट का जो कि बाकी स्टेट से डायरेक्ट रेल नेटवर्क नहीं है। मतलब आपको अगर सपोज करो दिल्ली से शिलोंग जाना है तो आपको डायरेक्ट रेल नेटवर्क नहीं मिलेगा। मतलब आपने टिकट बुक किया और शिलोंग पहुंच गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक लौता स्टेट है पूरे इंडिया का। आज की डेट में मेघालय में सिर्फ एक रेलवे नेटवर्क है जो कि आपको मेहंदी पत्थर, जो कि नॉर्थ गारो हिल्स में देखने के लिए मिलेगा, जो 2024 से एक्टिव है। ये रेलवे स्टेशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी जनरली पैसेंजर ट्रेन रन करती है। बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए गए हैं यहाँ पे टाइम टू टाइम। बर्नीहाट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। बर्नीहाट किस लिए न्यूज़ में था? मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का टैग मिला हुआ है इसे। ठीक है, हाल ही में न्यूज़ में था। रीज़न क्या था? इसका लोकेशन देखिए, चारों तरफ से ये हिली रीजन से है, ढका हुआ है, तो एक बाउल जैसा शेप बन जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो पॉल्यूशन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एयर में रह जाता है यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है पॉल्यूशन दिल्ली में, क्या होता है जैसे दिल्ली हरियाणा में पराली जलाए जाते हैं तो वो हवा बह करके दिल्ली आता है, दिल्ली से वो लखनऊ के साइड, यूपी के साइड आपको देखने के लिए मिलता है। बट ये चारों तरफ से हिल एरिया से घेरा हुआ है, तो यहाँ पे जो एयर होती है, जो पोल्यूटेड एयर होती है इंडस्ट्री की, वो यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रह जाती है, इसलिए यहाँ पे इसको टैग मिला है। तो क्या हुआ, बर्नीहाट से शिलोंग के लिए एक रेल नेटवर्क बनाना था जिसे अपोज किया जा रहा है। आपको मेघालय का मैप याद होना चाहिए। 3 मेजर ट्राइबल ग्रुप्स है जो ये 3 हिल्स पे रहती है। पहला है गारो हिल्स, दूसरा है खासी हिल्स, तीसरा है जयंती हिल्स। ठीक, तो बर्नीहाट 2010 में एक रेलवे नेटवर्क बनाना था। तेतलिया जो असम है वहाँ से लेके बर्नीहाट मेघालय तक, जो तेतलिया एरिया था असम का, ये तो पूरा हो गया, बट मेघालय वाला जो साइड था ये पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपोज करने लगे लोग। रीज़न क्या था हम आगे समझते हैं। शिलोंग लाइन, इसको 2011 में ही डेवलप करने के लिए प्लान आगे भेजा गया था, जो बर्नीहाट से लेके शिलोंग तक, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग आज, ये न्यूज़ आर्टिकल। ये भी पिछले 2011 से लेके आज 2025 में खड़े हैं। एक डिकेड से ये पीछे पड़ा हुआ, मतलब पीछे रुका हुआ है ये। इसमें ये था कि 10 रेलवे स्टेशन इसके अंदर आने वाले थे, जो कि डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट करने का प्लान था। ये भी अभी ठंडे बस्ते में चला गया अपोजिशन के कारण। जो वाई लाइन ये जो आपका जयंती हिल्स है, इसका लार्जेस्ट टाउन से कनेक्ट करने वाला था, बट ये भी आज के डेट में ठंडे बस्ते में है। रीज़न क्या है इसका? रीजंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो लोकल एरियाज़ है, जैसे अभी मैंने बात किया बेंती हिल्स वाला, यहाँ पे जो खासी हिल्स वाले जो ट्राइबल्स लोग हैं वो बोल रहे हैं कि जब अगर हम लोग रेलवे नेटवर्क बना देंगे, बाकी स्टेट से कनेक्टिविटी इंप्रूव कर देंगे, तो जो माइग्रेट वर्कर्स है वो हमारे स्टेट में आ जाएंगे, हमारे लैंड पे ये लोग कब्जा कर लेंगे और हम लोग जो माइनॉरिटीज़ में चले जाएंगे। ये जो खासी स्टूडेंट यूनियन है, इन लोगों का ये कहना है कि अनकंट्रोल इन्फ्लक्स हो जाएगा आउटसाइडर्स का। दूसरा डिमांड ये है कि चलो आपको अगर रेलवे नेटवर्क बनाना ही है तो ILP, इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू कर देना चाहिए। इनर लाइन परमिट सिस्टम आज के डेट में आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन स्टेट्स में देखने के लिए मिलता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है।
ये होता क्या है, एक तरीके का वीज़ा ही समझ लीजिए कि आप अगर आपको जाना है इन स्टेट में तो पहले परमिशन लेनी होगी, ठीक है। तो उन वो वाला सिस्टम आपको मेघालय में भी लागू कर देना चाहिए। और आज के डेट में मेघालय में ऐसा कोई भी सेफ्टी नहीं है कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो माइग्रेट वर्कर्स आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पे जैसे कि कोई ज़मीन खरीद ले रहे हैं या फिर वहाँ पे जो वर्क है उनके वर्क छीन ले रहे हैं, जो लोकल लोगों के जो वर्क्स है, जो वहाँ पे लेबर्स है, वो वर्क उनकी छीन लिए जा रहे हैं माइग्रेट लोगों के द्वारा। तो ऐसा कोई सेफ गार्ड भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जैसे कि 70% जो कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे लोकल लोगों को जॉब मिलेगी वहाँ पे, इस टाइप का कोई भी सेफ गार्ड प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है इनके लिए कि अगर मास लेवल पे लोग आए तो इनकी जॉब खा जाएंगे वो लोग। बट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, जो मेघालय के सीएम हैं इन्होंने सपोर्ट किया, बट इनका कहना है कि लोकल लोगों का सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबको पता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, कि रेलवे कनेक्टिविटी आएगा तो जो बेंती हिल्स है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है मेघालय का, वो काफ़ी अच्छा बूम करेगा। जो ट्रांसपोर्ट के कारण वहाँ पे देखो, वहाँ पे इतना ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ट्रक्स जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो वो उससे होने वाली पोल्यूशन पे भी कंट्रोल होगी, ठीक। और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक्स देखने के लिए मिलता है। ये सारे जो मैं बातें बता रहा हूँ ये पिछले आर्टिकल्स में हमने बात किया था जब बेंती हिल्स न्यूज़ में था, ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, ट्रेड इंक्रीज हो जाएगी और लोकल लोगों के लिए भी इम्प्रूव होगा, उनकी बिजनेस ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अगर लोकल लोग हैं उनको दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना है उनके लिए इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर आपको ट्रैवल करना है किसी और स्टेट में तो आपको पहले वहाँ से बस या ट्रक से, एक बस या फिर कार से, ट्रक गलती से हो गया तो उससे दूसरे स्टेट में जा कर के आपको बाकी जगहों पे बाकी स्टेट में जाने के लिए रेलवे स्टेशन का यूज़ करना पड़ता है। गारो कम्युनिटी का भी सपोर्ट है इसको लेकर के। बट मेजर बात यह है कि आज के डेट में सबको पता है, जो भी ये ट्राइबल्स लोग हैं, कि भाई ये बहुत बेस्ट टाइम है गवर्नमेंट को ILP लागू करने का। अगर ये लोग गवर्नमेंट चाहेगा तो ये अप्लाई हो सकता है इनके स्टेट में। और जो ये खासी स्टूडेंट यूनियन हो या फिर बाकी जो भी अपोजिशन ट्राइबल ग्रुप्स है, उनको पता है अगर हम लोग डिमांड उठाएंगे, अगर आपको रेलवे नेटवर्क बनाना तो पहले हमारा ये जो डिमांड है इनर लाइन परमिट वाला, इसे फुलफिल करिए, बाद में आपको जहाँ रेलवे नेटवर्क बनाना है वो बना सकते हो। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है आपका कि हाल ही में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, और ये कहते हैं कि जो हाल ही में लोकसभा के इलेक्शंस हुए उसमें ये देखा गया, 2024 में हुआ था, कि जो लोग वोट करने पहुंचे, जो वोटर्स थे, उनका जो फिगर था ईवीएम पे जितने लोग वोट किए हैं दोनों मिसमैच किए हैं। मतलब वोटर्स लोग जितने पहुंचे हैं वो फिगर कुछ और है, और ईवीएम पे जो फिगर शो कर रहा है कि इतने लोग वोटिंग करने पहुंचे हैं, ये काफ़ी मिसमैच हो रहा था। कई जगहों पे ये 100 का डिफरेंस दिखा रहा था, कई जगहों पे 1000 का, और कई जगहों पे 35,000 तक का ये डिफरेंस देखने के लिए मिला है। इसे आप GS पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये लोग कह रहे हैं कि फॉर्म 17C क्या होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। इसे गवर्नमेंट को, जो ये इलेक्शन कमीशन है, इसे अपनी वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अपलोड कर देना चाहिए। कितने घंटे के अंदर? 48 आवर्स के अंदर इसे अपलोड कर देना चाहिए। अब समझते हैं कि फॉर्म 17C है क्या। देखिए, जैसे आप वोटिंग करने पहुंचते हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है फॉर्म 17A, जहाँ पर आप जा करके अपना साइन करते हो उस फॉर्म पे, ठीक है। फॉर्म 17C, इसमें जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है पोलिंग बूथ का, वो इसमें ईवीएम का नंबर डालता है, ये कौन ईवीएम का नंबर क्या है, वहाँ पे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स आए हुए हैं, जो भी ऑफिसर्स आए हुए हैं, उन लोगों का नाम होता है, ठीक है। देन कितने लोग वोट करने पहुंचे हैं, कितने लोगों ने वोटिंग की है, ठीक है, कितने लोगों ने वोटिंग की, इनमें से कितने लोगों को रिफ्यूज़ कर दिया गया कि आप वोट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे डाले, वो भी 48 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स के अंदर।
इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, देखिए अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग पहले ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका एजेंट आता है, उस पोलिंग बूथ पे एजेंट रहता है, उसको ये इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। पब्लिकली इसे देना कहीं से सेंस नहीं कर रहा। अगर सपोज करो 48 आवर्स के अंदर अगर हमने अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया कि हाँ इतने लोगों ने वोट किया है, तो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सकता है लोगों के अंदर कि देखो आजकल देखते हैं ना व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता है मिस इन्फॉर्मेशन, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यहाँ पे वोटिंग हुई है, कहीं हम लोग हार रहे हैं। अगले फेज में जैसे कि इलेक्शन कितने मंथ चलता है आपका, 1.5 मंथ, ठीक है, तो बहुत सारे फेजेस में होता है। तो पता चला फर्स्ट फेज में इतने वोट हुए, ये इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल गया, ये लोग बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे कि देखो हम लोग हार रहे हैं, जल्दी आप आओ दूसरे फेज़ में हम लोगों को वोट करो, और ये कम्युनिटी के लोग या फिर ये लोग हम लोगों को वोट नहीं कर रहे, इनको पोलिंग बूथ पे जाने से रोको। तो इस तरीके के का भी कोई भी चीज़ हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है इसलिए हम लोग ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं लोगों के बीच में। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है कि देखिए लोकसभा का इलेक्शन हुआ 2024 में, और इसी 6 मंथ के बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 2024 में। इस 6 मंथ में 40 लाख नए वोटर्स कहाँ से आ गए, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए कि इतने कम ड्यूरेशन में इतने ज़्यादा वोटर्स कहाँ से आ गए, ठीक है, ये सवाल पूछा जा रहा है इन लोगों से। फिर ये पूछा जा रहा है कि आप कई स्टेट में देखा गया है कि जो एपिक नंबर है, जो वोटर कार्ड पे आपका जो नंबर है वो सेम है 2 लोगों का, इसके बारे में बताया। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि देखिए इसके लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, एरोनेट क्या है, हमने बहुत ज़्यादा बात कर लिया है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है। ये बेसिकली करता क्या है कि अगर एपिक नंबर सेम रहा, जो वोटर आईडी पे आपका नंबर सेम रहा, तो एरर शो कर देगा, तो उसको नया मिल जाएगा। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन का यही स्टैंड है कि हम जो ये फॉर्म 17C है इसे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, या मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो सकता है। और जो कंडक्ट किया जाता है, ये जो जैसे कि ये जो देख रहे हो जो EVM और जो लोग एक्चुअली वोटिंग करने पहुंचे, जो ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है, वोटिंग करने पहुंचे, ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, इसके पीछे एक तो रीज़न ये है कि जो EVM होता है इसकी चेकिंग होती है पहले। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने जो भी होता है, किसी को डाउट होता है तो वो चालू करके देखते हैं, उसमें कुछ फिगर्स पहले से ही अपलोडेड होते हैं, तो उसके कारण देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि ह्यूमन एरर, जो भी ऑफिसर पहुंचते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पहुंचते हैं, तो उन सब से माइन्यूट एरर हो सकता है, वो लोगों से कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती है, और इन लोगों को ट्रेन भी करना मुश्किल है क्योंकि लाखों में होते हैं लोग, इनको बेसिक सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और इन लोगों को लार्ज अमाउंट में ट्रेन करना काफ़ी बड़ा बर्डन आ सकता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। तो अभी तक यही आया है न्यूज़ में, अगर अगला कोई अपडेट आता है तो हम उसको डिटेल मैनर में समझेंगे। आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। सुनने में आया कि टर्की के प्रेसिडेंट वो अपना देश छोड़ के भाग चुके हैं, बट ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर आया नहीं है। रीजन है आज की डेट में टर्की के कैपिटल अंकारा में लार्ज अमाउंट में प्रोटेस्ट हो रहा है। इसकी स्टार्टिंग होती है जब इस्तांबुल के मेयर को जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एर्दोगान की पार्टी को लार्ज अमाउंट के वोट से हरा करके आते हैं, और माना जा रहा था कि ये कल को प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। तो एर्दोगान ने क्या किया, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा दिया, टेररिज्म के चार्जेस लगा दिया, उनको जेल में भेज दिया। तब लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, बट कहीं ना कहीं इसके पीछे और भी रीजन है, जैसे इन्फ्लेशन। टर्की आज बहुत लार्ज अमाउंट में इन्फ्लेशन फेस कर रहा है। आज से 5 साल पहले तक इंडिया का 12 रुपए वहां के 1 लीरा के बराबर था, अब 2 रुपए वहां के 1 लीरा के बराबर है। साथ ही साथ अब काफी सारे न्यूज आर्टिकल में ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि वहां पे डिक्टेटरशिप जैसा कंडीशंस बन चुके हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए, इसके पीछे का मेन रीजन है कि क्योंकि टर्की नेटो का मेंबर है, और अभी तक कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन किसी को नहीं दिख रहा, वेस्टर्न कंट्रीज को, कोई भी एनजीओ को नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो होप ये पिछले 1 वीक से चल रहा है, कोई बिग स्टेटमेंट ट्रम्प की तरफ से आ सके। और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना